सिर्फ 23 साल के थे पवन कुमार। 23 साल की आयु क्या होती है? इस देश में कभी कभी बड़े बड़े लोगों के बिगड़े हुए नवाबजादे जिनको अपना होश नहीं रहता है और लड़खड़ाने लग जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी बच्चा था। उस आयु में यह आदमी देश संभाल रहा था। 23 साल की आयु क्या होती है? वंदे मातरम। देवियों सज्जनों नमस्कार। 15 जनवरी 1996 का दिन, पूरा देश जो है सेना दिवस मना रहा था। भारतीय सेना भी सेना दिवस मना रही थी। लेकिन हरियाणा के जिंद जिला का एक अस्पताल का प्रसूति गृह, लेबर रूम जो था, वहां पर नियति सेना दिवस मनाने का अपना एक अलग ही तरीका ढूंढ रही थी। वहां पर थी भर्ती एक श्रीमती कमलेश, जो प्रसूति के पीड़ा से गुजर रही थी, और उसी दिन सेना दिवस के दिन नियति ने वहां पर जन्म दिया उस प्रसूति गृह में एक बालक को। वो बालक भारतीय सेना के लिए पैदा हुआ था, क्योंकि वो सेना दिवस के दिन जन्म लिया था उसने। उस बालक का नाम पवन कुमार। पवन कुमार जो थे वो छोटे से ही थे, उनके दिल में इतनी करुणा थी, हृदय सहृदय थे, लोगों के लिए उनके मन में इतनी दया थी। वो छोटे से ही, बचपन से ही उनमें लक्षण दिखाई देते थे। एक बार स्कूल में जब बोला गया कि कैंसर पीड़ित लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करके लाना है, 4ठी कक्षा में थे उस समय पवन कुमार, 4ठी कक्षा में, और पूरे स्कूल के सारे बच्चे, यानी कि 12वीं तक के बच्चों से भी सारा मुकाबला करके पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा चंदा पवन कुमार ने इकट्ठा किया था। वहां पर उस विजय की उसकी शील्ड, आज सवेरे मैंने उनके पिताजी से बात की थी और उन्होंने कहा था वो शील्ड जो उन्हें उस चंदा इकट्ठा करने के लिए मिली थी, वो आज भी उनके सामने है। आज भी उसको देखते हैं और स्मरण करते हैं किस प्रकार मेरा बेटा सच्चे दिल का बालक था। आज भी उन्हें याद आता है। किशोर अवस्था में थे वो, एक बार जा रहे थे और कहीं पर कोई गरीब व्यक्ति मिला, उस पर उन्हें दया आई और उन्होंने अपनी जेब टटोली। उनमें थे 15,000 रुपए। किशोर अवस्था में थे, 10वीं या 12वीं की बात है। उन्होंने 15,000 रुपए उस गरीब व्यक्ति को दे दिए। इस प्रकार के बालक थे पवन कुमार। जब माता पिता दोनों शिक्षक हो तो पढ़ाई लिखाई में कोई संशय हो तो कहां निवारण करना है, ये तो उनको पता था, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन बड़े होकर क्या बनना है, इस बात का संशय तो उनके मन में था ही नहीं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो उनके जन्म के साथ साथ ही दे दिया था नियति ने कि बड़े होकर तो भारतीय सेना में ही जाना है। सेना दिवस के दिन जन्म लिया। तो नियति के हिसाब से 12वीं पास किया और उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में जाकर भर्ती तो हो गए, लेकिन नियति का बुलावा आना था। एनडीए से कॉल लेटर आया, कॉलेज छोड़ो, आ जाओ अपनी कर्म भूमि पर, और पहुंच गए। पवन कुमार रामजस कॉलेज छोड़ा, बाकी साथियों को बोला आप करो आराम, हम चले करने काम। पहुंच गए वो एनडीए खड़गवासला। एनडीए में जाकर वहां पर जो थे पवन कुमार शारीरिक रूप से बहुत सक्षम थे, बहुत शक्तिशाली थे, काफी ताकत थी उनके अंदर। खेल कूद हो, दौड़ भाग हो, ट्रेनिंग हो, हर खेल में, हर क्षेत्र पर सबसे आगे, सबसे ऊपर सदैव रहते थे। न सिर्फ स्वयं बल्कि अपनी टीम को भी, जहां भी थे, जिस कॉलेज में थे, सदैव अपने नंबर पर लेकर आते थे। जब भी देखते थे कोई रेस बैक हो रहा है, उनका कोई साथी कमजोर पड़ रहा है, घायल हो गया है, पीड़ा है, उसको पीठ पर उठाकर भागते थे कि पूरी की पूरी टीम सबसे पहले जाती थी। और जब तक पवन कुमार रहे वहां पर अपने उस कॉलेज में, हर चैंपियनशिप में वो चैंपियनशिप लेते रहे। वहां से पास आउट होने के बाद पवन कुमार ने कमीशन लिया 7 डोगरा रेजिमेंट में। लेकिन पवन कुमार जो थे, अपनी शक्ति के हिसाब से उनका सामर्थ्य तो था, वो दूर से दिखता था। हीरे की परख सबको होती है वहां पर जितने जौहरी हैं सेना में, वो देखते ही हर क्षेत्र में उनको डाल दिया जाता था और उनको तुरंत, वो लेफ्टिनेंट थे, नए नए अधिकारी थे, लेकिन वहां पर वेस्टर्न कमांड का, पूरे कमांड के एडवेंचर टीम का कप्तान उन्हें नियुक्त किया गया कि आप इस टीम को लेकर जाएंगे और पूरे इंडियन आर्मी ने अभी एयर फोर्स की जो कंपटीशन होगा उसमें आप वेस्टर्न कमांड की टीम का इसका नेतृत्व करेंगे। और पवन कुमार तो हमेशा चुनौतियों की तलाश में रहते थे।
Bring it on, man. We want bigger, higher, more difficult. And that is what he used to look for. That is what he used to get every time. And he got that and went for that competition. But वहां पर बड़े बड़े महारथी आए थे. उन्हीं महारथियों में एक कुछ महारथी थे, वो 10 पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स यूनिट के थे. उनकी नजर पड़ी पवन कुमार पर. पवन कुमार की नजर पड़ी उन पर. दोनों में कुछ समझौता हो गया. पवन कुमार वहां से वापस आए यूनिट और उन्होंने वॉलंटियरी फॉर्म भर दिया कि श्रीमान, मैं 10 पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस यूनिट में जाना चाहता हूं. उसके बाद उनका बुलावा आया. वहां पर गए. 3 महीने की आग से तपने वाली प्रशिक्षण प्रोबेशन से वो गुजरे. हर उसकी परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए और 3 महीने के बाद वो पैरा कमांडो का उनको बलिदान डेथ मिला और वो पवन कुमार, लेफ्टिनेंट पवन कुमार बन गए स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडो. सत्रह जनवरी 2016 कैप्टन बन चुके थे वो. छुट्टी आए थे. 17 जनवरी का अर्थात 15 जनवरी को उनका जन्मदिन होता था, सेना दिवस के दिन. यानी कि 17 जनवरी 2016 को अपने जन्मदिन दिवस के 2 दिन पश्चात छुट्टी खत्म. वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वापस यूनिट जाने को तैयार थे. उन्होंने पिता के पांव छुए, उसके बाद माता के पांव छुए, अपनी मां के गले लगे, वापस दरवाजे की तरफ गए. लेकिन पहली बार वो दरवाजे से वापस पलट कर आए. इससे पहले उन्होंने कभी नहीं ऐसा किया था. न जाने क्यों वो पहली बार दरवाजे से वापस पलट कर आए और अपनी मां के गले लग गए एक बार फिर. न जाने क्यों उन्होंने वो अपनी इच्छा से किया था या नियति की प्रेरणा से की थी, ये मैं नहीं जानता. मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वो अंतिम बार अपनी मां के गले लग रहे थे. वो मां के गले लगे और वहां से निकल पड़े. 17 जनवरी को वहां से निकले, अपने यूनिट पहुंचे कश्मीर. 20 जनवरी को एक ऑपरेशन में उनको भेजा गया. वहां पर गए, वहां कुछ खूंखार आतंकवादी थे, उनको ढेर किया, मारकर वापस आ रहे थे कि एक दुर्घटना हुई और वो घायल हो गए. तो वो सैनिक अस्पताल में गए. वहां उनकी चोट का इलाज किया गया. 15 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती रहे. उनका दवा हुआ, स्वास्थ्य लाभ किया, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुए थे. इसीलिए डॉक्टर ने उनको लिखित रूप में आदेश दिया कि आप वापस जाएंगे अपनी यूनिट में, लेकिन आप किसी भी अभियान में, ऑपरेशन में जाने योग्य अभी नहीं है. अगले 15 दिनों तक, यानी कि 21 फरवरी 2016 तक आप अपने यूनिट में सिर्फ आराम करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे. मैं जांच करूंगा और यदि मैंने योग्य पाया, आप ठीक हुए, तब मैं आपको अनुमति दूंगा कि आप ऑपरेशन में जा सकते हैं. ध्यान रखिएगा, 21 फरवरी 2016 तक उन्हें आराम करने का आदेश था, निर्देश था. लेकिन 20 फरवरी 2016 को सीआरपीएफ कॉन्वे पर हमला हो जाता है. कई आतंकवादी उस पर हमला करते हैं और वहां से भागकर वो पांपोर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है एक, वहां पर उसमें जाकर घुस जाते हैं. बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा भवन, बहुमंजिला इमारत, न जाने बहुत सारे कमरे, वहां पर वो चले जाते हैं. उनकी यूनिट को आदेश आता है. अब 21 फरवरी तक तो उनको आराम करने का आदेश था, लेकिन पवन कुमार बैठे हो, सामने शत्रु का बुलावा आए और पवन कुमार ना जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था. उन्होंने हथियार उठाया और चल पड़े अपनी टीम के साथ. लेट्स गो ऑन मैन. और वो पहुंच गए वहां पर. अब वहां पर परिस्थिति ऐसी थी, दोपहर के समय 3-4 बजे के आसपास वहां पहुंचे. परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि बहुत सारे नागरिक उसी भवन में थे. आतंकवादी तो थे ही, बहुमंजिला इमारत थी जैसे कि मैंने बताया. अब सबसे पहली चुनौती थी कि यहां से नागरिकों को निकाला जाए. तो सबसे पहले उन्होंने बड़े धीरे से, उनकी टीम ने मिलकर नागरिकों को वहां से एक एक करके जितने हो सकते थे सावधानी पूर्वक निकाला. इसमें काफी समय लग गया. ये करते करते वहां अंधेरा हो गया. उसके बाद उन्होंने
निर्णय लिया कि अब ऑपरेशन शुरू किया जाए, लेकिन अभी भी वो इस बात से पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थे कि सारे नागरिक निकल गए होंगे, क्योंकि संभावना इस बात की थी कि आतंकवादियों ने हो सकता है कुछ नागरिकों को बंधक बना लिया हो, वो अभी भी वहां फंसे पड़े हो, या कुछ नागरिक डर के मारे ऐसी जगह छुपे हो कि वहां से निकलने की उनकी हिम्मत ना हो रही हो। तो इसीलिए अंदेशा इस बात का है कि नागरिक वहां पर अभी भी छुपे हो सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए परिस्थिति क्या, एक भवन है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, कई सारे कमरे हैं, हमें यह नहीं पता, अपनी टीम को, सैनिकों को, सिपाहियों को यह नहीं पता कि आतंकवादी किस कमरे में छुपा है, उनको यह नहीं पता कि हमारे नागरिक कहां कहां हो सकते हैं। और इस सब जटिल परिस्थिति के बीच पवन कुमार ने निर्णय लिया कि रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई करेंगे। देवी और सज्जनों, रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई बहुत ही जटिल होती है, अर्थात प्रत्येक कमरे में जाकर, प्रत्येक खिड़की में जाकर, प्रत्येक दरवाजे में जाकर, वो कमरा चाहे वह बाथरूम हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे वो स्टोर रूम हो या क्लासरूम हो या प्रिंसिपल का ऑफिस हो या कोई भी हो, हर कमरे में जाकर हर दरवाजे को तोड़ना है, उस कमरे को क्लियर करना है और उसके बाद आगे जाना है। और आप सोचिए, जब आप ये कार्रवाई कर रहे हैं तो जब आप दरवाजे के सामने जाते हैं तो एक कमांडो की, एक सिपाही की मनोदशा क्या है। अगर चूंकि उसको इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि इसमें सिर्फ आतंकवादी होगा, अगर सिर्फ आतंकवादी होता तो उसके लिए काम आसान हो जाता, लेकिन उसके बाद उसके मन में मनोदशा है कि इसके अंदर सिर्फ आतंकवादी भी हो सकता है। सिचुएशन नंबर 1। दूसरा, यहां पर संभवतः सिर्फ नागरिक हो सकता है जो डर के मारे चुपकर बैठा हो या उसको बांध कर वहां रख दिया गया हो, संभावना है कि उसका मुंह भी बांध दिया गया हो, इसलिए वह आवाज नहीं कर सकता। अर्थात ये सिचुएशन नंबर 2, यानी कि आप अंधाधुंध गोली वहां पर भी नहीं चला सकते हैं। सिचुएशन नंबर 3 कि कोई भी नहीं हो सकता है। सिचुएशन नंबर 4 कि दोनों हो सकते हैं, आतंकवादी और बंधक साथ में। इसी कहने का मतलब परिस्थिति इतनी जटिल है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी भी कमरे में आप अंधाधुंध जाकर गोली नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये परिस्थिति थी, कोई भी सिचुएशन इनमें से हो सकती है। फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता थी। और आप चूंकि गोली नहीं चला सकते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा, और आप ये भी नहीं है कि अंधेरे में आप टॉर्च जलाएंगे प्रारंभ में ही, क्योंकि आपने टॉर्च जलाया तो आपने अपनी पोजीशन दे दी, और जहां आपने टॉर्च चलाया यानी कि गारंटी है कि गोली आपको लगेगी। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ ना दिखे। और उस परिस्थिति में वो जानते थे जान जोखिम का खेल है, यानी कि पता चलने का तभी आपको पता चलेगा कि यहां आतंकवादी है जब आतंकवादी गोली चलाएगा, उसके पहले आपको पता ही नहीं चलेगा। सो यू विल हैव टू फेस द बुलेट फर्स्ट एंड देन योर एक्शन बिगिंस, दैट इज द गेम। एंड इस परिस्थिति में चूंकि वो जानते थे कि कितना खतरा है, तो सबसे आगे कैप्टन पवन कुमार आगे चले, एक एक करके एक एक दरवाजा तोड़ते गए, उनकी टीम के साथ उस रूम को क्लियर करते गए, आगे बढ़ते गए, दरवाजा तोड़ते गए, रूम को क्लियर करते गए, आगे बढ़ते गए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वो उस कमरे को अनगार्डेड भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां गार्ड करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने एक रूम क्लियर किया, आगे गए और पीछे से आतंकवादी आके फिर इसी रूम में घुस जाए। तो यानी कि जब जब आगे बढ़ रहे हैं, उनकी टीम की संख्या भी कम होती जा रही है, और उस टीम को लेते हुए आगे चलते चले गए। अब इनको तो पता नहीं है आतंकवादी कहां है, लेकिन आतंकवादी चाहे जिस रूम में बैठा हो, उसको समझ में आ रहा था कि सेना के सिपाही कहां से आ रहे हैं। चाहे जितने भी दबे पांव चले, जब दरवाजे को आप तोड़ रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कहां से आवाज आ रही है, कौन सा दरवाजा टूट रहा है और कितनी दूर है वो, किस ओर आ रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं, ये सब उन आतंकवादियों को पता चल रहा था। और जब उनके बगल वाले कमरे को कैप्टन पवन कुमार ने क्लियर किया तो समझ गए वो लोग कि अब हमारी बारी है। आतंकवादियों ने पोजीशन ले लिया अंदर, दरवाजे की तरफ निशाना, राइफल कॉक, ट्रिगर पे उंगली, तैयार, सांस रोके बैठे हुए थे। कैप्टन पवन कुमार आते हैं, दरवाजे को जैसे ही तोड़कर सामने खड़े होते हैं, आतंकवादी उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। यू नो, द बुलेट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। आवाज से तेज बंदूक की गोली चलती है, बट स्टिल डजंट ट्रेवल फास्टर देन लाइट। तो पवन कुमार जब दरवाजे पर थे, जैसे ही उन्होंने गोलियां चलाई, पवन कुमार को उनके राइफल का फ्लैश दिख गया।
पवन कुमार को उनको राइफल का फ्लैश दिख गया और पलक में ही, इससे पहले कि वो गोलियां उन्हें लगती और अपना प्रभाव डाल पाती, उससे पहले पवन कुमार ने अपना प्रभाव डाला, बिजली की फुर्ती और सटीक उसी फ्लैश की तरफ जहां जहां से फ्लैश आई थी वहीं वहीं गोली चलाया। क्योंकि उनको यह भी पता था कि संभावना यह है कि इस आतंकवादी के साथ कोई सिविलियन भी बैठा हो सकता है जो शायद बंधक हो, तो निशाना एकदम अचूक होना चाहिए। जहां से फ्लैश आया वहीं गोलियां इनकी गई और जो आतंकवादी थे इससे पहले कि ये ढेर होते, आतंकवादी भी 7 ढेर कर दिए उन्होंने वहीं पर। और इस ऑपरेशन में पवन कुमार ने मार्ग प्रशस्त किया अपने बाकी टीम के सदस्यों के लिए कि आगे का ऑपरेशन आसान हो जाए। इसके लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया और मार्ग प्रशस्त किया उन्होंने अपना स्वयं का, कि वीर भोग्या वसुंधरा का मार्ग उन्होंने प्रशस्त कर लिया। कैसे मैं स्वर्ग जाऊंगा और वीर गति को प्राप्त करके वो वहां ऊपर वीर भोग्या वसुंधरा स्वर्गारोहण की तरफ कैप्टन पवन कुमार चले गए। उनके इस अदम्य साहस, बहादुरी और पराक्रम के लिए कैप्टन पवन कुमार को भारत के राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। देवियों सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ 23 साल के थे पवन कुमार। 23 साल की आयु क्या होती है? इस देश में कभी कभी बड़े बड़े लोगों के बिगड़े हुए नवाबजादे जिनको अपना होश नहीं रहता है और लड़खड़ाने लग जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी बच्चा था। उस आयु में यह आदमी देश संभाल रहा था। 23 साल की आयु क्या होती है? 23 साल की आयु में कुछ लोग मोबाइल से खेल रहे होते हैं और हमारे देश में ऐसे कैप्टन पवन कुमार या लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जैसे लोग मौत से खेल रहे होते हैं। What is 23 years old man, ladies and gentlemen? 23 years of age and people are not able to figure out what is it that they should live for. And here we have men who have decided and they know what is it that they should die for. And they died. And he died for India. That is Bharat. धन्यवाद देवियों सज्जनों, जय हिंद। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा